हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के बारे में डिटेल में बताऊंगा। ये एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके बारे में बड़े कम बच्चों को पता होता है, पर एग्जाम में इसके ऊपर क्वेश्चन आ सकते हैं। सो आज मैं आप लोगों को एक क्वेश्चन के थ्रू ये टॉपिक पढ़ाऊंगा और एक क्वेश्चन मैं आप लोगों के लेकर आया हूं। आप लास्ट में मुझे उसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताना। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या है? अ 72-year-old client with a history of peripheral vascular disease and has an atrial leg ulcer that is open and draining copious amount of drainage. The client is admitted to medical surgical unit for wound care management. The initial plan is to pack the wound with sterile saline motion gauze and then cover with a dry sterile dressing with daily dressing change as needed. The nurse noted that the client was requiring multiple dressing change each day owing to excessive drainage and initiate a wound care team consultation. The client is seen by wound care team and the physician prescribe negative pressure wound therapy. अब सिनेरियो क्या है कि एक क्लाइंट था जिसको कोई अल्सर है लेग के अंदर और उसका जो वुंड है दैट इज ओपन एंड ड्रेनिंग अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ड्रेनेज। इनिशियली नर्स ने क्या सोचा कि जो ट्रेडिशनल ड्रेसिंग है पैक कर देंगे अच्छे से, उसको कर देते हैं, बट देन शी नोटिस कि इसकी ड्रेसिंग तो बहुत ज़्यादा करनी पड़ेगी क्योंकि इतनी ज़्यादा ड्रेनेज आ रही है तो बार बार ड्रेसिंग चेंज करनी पड़ेगी। तो फिर वुंड केयर टीम ने क्या बोला कि इस क्लाइंट को नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी कर देते हैं। अब ये तो हमारा सिनेरियो है। अब क्वेश्चन क्या है? विच 5 इंटरवेंशन वुड द नर्स इंक्लूड इन द प्लान ऑफ केयर फॉर अ क्लाइंट टू मेंटेन एंड एंश्योर गुड सील ड्यूरिंग द नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। अब आपको कुछ सील के बारे में पूछा गया है नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी में, पर जब तक आपको इस टॉपिक के बारे में बेसिक ही नहीं पता तब तक हम इस क्वेश्चन को कैसे सोल्व करेंगे? सो लेट्स अंडरस्टैंड ये नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी होती क्या है, फिर हम इस टॉपिक पर आएंगे जी। अब नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी की इंडिकेशंस क्या होती हैं? हर एक वो इंडिकेशन जहां पर वुंड ओपन है एंड जहां पर बहुत ज्यादा ड्रेनेज हो रही है। फॉर एग्जांपल अल्सर लगा लो, फॉर एग्जांपल बेड प्रेशर या बेड सोर्स लगा लो, फॉर एग्जांपल बर्न लगा लो, या फिर सबसे इंपॉर्टेंट क्या कहते हैं एनी वुंड विच इज ओपन एंड ड्रेनिंग, जो ड्रेन कर रहे हैं। दीज ऑल आर द इंडिकेशंस। ठीक है जी। जो भी वुंड आपको इमेजिन करना है खुला पड़ा है और बहुत ज्यादा उसमें से पस आ रही है, बहुत ज्यादा उसमें से सिक्रीशंस आ रही हैं, अगर आप सिंपल कॉटन लगाओगे, सिंपल गोज लगाओगे, वो तो 2 मिनट में क्या कहते हैं जी गीली हो जाती है। तो अगर आप उसको उस पट्टी को वहीं पर पड़ी रहने दोगे इन्फेक्शन हो जाएगी। तो यू हैव टू थिंक अबाउट, एक इंडिकेशन ही है। अब करते क्या है इसके अंदर? ये स्पंज होती है, स्पंज को मान लो ये ओपन वुंड है, ठीक है जी। अब और इसमें से बड़ी सारी ड्रेनेज बाहर आ रही है, बड़ी सारी। हम नॉर्मल पट्टी रखेंगे, नॉर्मल गोज रखेंगे तो क्या हो जाएगा? वो 2 मिनट में गीली हो जाएगी, फिर आप उसके ऊपर पट्टी कर दोगे तो इन्फेक्शन हो जाएगी। तो ये स्पंज होती है, स्पंज को इस शेप में काट लिया जाता है और उसको बड़े अच्छे से टेप के साथ, बहुत अच्छे से टेप के साथ कवर अप कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल कुछ इस तरह से। अब देखो क्लाइंट को यहां पर क्या था जी, ये वुंड था, उसी स्पंज को इस शेप में काट लिया गया। ठीक है जी। काटने के बाद ये पूरी अच्छे से सील बना दी जाती है जी। एंड उसके बाद क्या किया जाता है? उस क्या कहते हैं जो स्पंज थी उसके ऊपर टेप लगाने के बाद, बहुत अच्छे से टेप लगाने के बाद एक छोटा सा होल कर दिया जाता है और यहां इसके ऊपर क्या लगा दी थी? वैक्यूम मशीन लगा दी जाती है। अब वैक्यूम क्या करता है जी? नेगेटिव प्रेशर के साथ उस वुंड को क्या करता रहता है जी? उस ड्रेनेज को क्या करता रहता है? सक करता रहता है, ताकि अगर ड्रेनेज की वजह से ये स्पंज कहते हैं गिली भी हो, वेट भी हो, सारी की सारी वैक्यूम मशीन क्या करेगी? उसको सक करती रहती है। अब बेसिक प्रिंसिपल क्या है? बेसिक प्रिंसिपल ये है कि अगर कोई वुंड ओपन है, उसमें आपने जस्ट कॉटन डाल दी और ऊपर पट्टी कर दी, अब कॉटन तो गीली हो जाएगी, अब उसको तो सुखाने वाला कुछ है नहीं, एंड वहीं पर पड़ी रहेगी तो बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी। तो जो बहुत ज़्यादा ड्रेनेज वाले वुंड होते हैं उनको आप कौन सी ड्रेसिंग कर देते हैं? एडवांस ड्रेसिंग करते हैं, उसको बोलते हैं नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी। नेगेटिव प्रेशर मतलब सक करेगी। पर इसमें 2-3 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक, हमें फोम का सही साइज काटना होता है।
दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, क्योंकि सक तो तभी होगा ना अगर वहां पर वैक्यूम क्रिएट होगा। अगर यहां से हवा अंदर आती जाएगी, वो बेचारी मशीन सक करती रहेगी, तो इधर से हवा ही जा रही, इधर से सक हो जा रही, तो हमें पूरी अच्छे से सील मेंटेन करनी होती है ताकि जो सक हो रहा है, जो नेगेटिव प्रेशर मेंटेन हो रहा है, वो ड्रेनेज सिर्फ बाहर जाए, ये नहीं भी इधर से हवा आई, इधर से मशीन खींची जा रही है। तो सील का बड़ा ध्यान रखना होता है। एंड लास्ट चीज, हमें किस चीज का ध्यान रखना होता है? कॉन्ट्रा इंडिकेशंस का। याद रखना, अगर तो नेक्रोटिक टिश्यू है, नेक्रोटिक टिश्यू है, तो नेक्रोटिक मतलब डेथ हो चुकी है वहां पर टिश्यूज की, तो वहां पर इस थेरेपी का कोई मतलब नहीं है। अगर ट्यूमर है वहां पर, ये कॉन्ट्रा इंडिकेशंस है, तो कोई मतलब नहीं है। अगर एक्टिव ब्लीडिंग हो रही है तो भी कोई मतलब नहीं है। तो ये 3-4 कॉन्ट्रा इंडिकेशंस भी होती हैं। अब मैं वापस से आपको बता दूं, क्योंकि जब तक हम इमेजिन नहीं करेंगे तब तक हमें समझ नहीं आएगा जी। तो क्या होती है नेगेटिव वुंड प्रेशर थेरेपी? आप स्पंज और एक क्या कहते हैं जी, वैक्यूम के थ्रू मशीन के साथ अटैच करते हैं। प्रेशर कितना मेंटेन करके रखते हैं? एनीवेयर फ्रॉम 75 to 125 mm ऑफ Hg, ये प्रेशर होता है वैक्यूम का। तो स्पंज को शेप में काट लिया जाता है और जख्म के अंदर, वुंड के अंदर डाल दिया जाता है बहुत अच्छे से, एंड टाइट सील कर दिया जाता है। उसके बाद पूरी अच्छे से उस वुंड के चारों तरफ क्या कर दी जाती है? टेप कर दी जाती है। कुछ इस तरह से वो वुंड, वो क्या कहते हैं जी, प्रेजेंटेशन होती है, और मशीन के साथ अटैच करके कॉन्टिन्यूस या फिर इंटरमिटेंट सक्शनिंग की जाती है, जिससे क्या कहते हैं वो सारी ड्रेनेज बाहर निकलती है, और इट प्रमोट्स क्या कहते हैं ग्रोथ ऑफ द दैट वुंड। उसकी क्या करती है जी, वहां पर गुड टिश्यूज फॉर्म होते हैं। कुछ इस तरह की प्रेजेंटेशन होती है ये, एंड ये दैट इज अ प्रेजेंटेशन। अगर आपको ये वीडियो में बहुत अच्छे से दिख रहा है तो दैट इज अ वन ऑफ द प्रेजेंटेशन। ये देखो चारों तरफ बहुत अच्छे से क्या कहते हैं जी, टेप लगा रखी है। चारों तरफ बहुत अच्छे से क्या लगा रखी है? टेप लगा रखी है। चारों तरफ बहुत अच्छे से क्या लगा रखी है? टेप लगा रखी है। बीच में से मशीन क्या करती है? वैक्यूम के साथ सारी की सारी ड्रेनेज को सक कर लेती है। तो ये है हमारी क्या कहते हैं नेगेटिव वुंड प्रेशर थेरेपी। अब हमारा क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है विच 5 इंटरवेंशन वुड nurse include in the plan of care for a client to maintain and ensure good seal during the negative pressure wound therapy? I told you कि अगर ये जख्म है, everything is seal। अगर यहां से हवा जा रही है, वो बेचारी मशीन इसी हवा को ही खींची जाएगी, तो जो ड्रेनेज है वो तो जा ही नहीं पाएगी। तो इफ देयर इज प्रॉपर सील, वैक्यूम बनेगा तभी तो क्या कहते हैं जी, वो जो ड्रेनेज है वो ऊपर जाएगी। तो हमें मेक श्योर करना है कि गुड सील है कि नहीं है। अब 5 पॉइंट, और एग्जाम में सबसे ज्यादा इस प्रिंसिपल के ऊपर ही क्वेश्चन आता है। नंबर 1, उसने मुझे 5 बोला है तो मुझे 8 में से 5 ही चूज करने। नंबर 1, आइडेंटिफाई एयर लीक यूजिंग स्टेथोस्कोप। वो कह रहे हैं जी स्टेथोस्कोप का यूज करके एयर लीक को चेक करो। लेट मी टेल यू, जब हमें पहले लगता है ना, पहले तो वैसे ही पता चल जाता है, हम चारों तरफ से सील को चेक करते हैं कहीं पर है तो नहीं, देखते हैं कहीं से माड़ी सी जगह उठी हो और हवा अंदर चली जाए। अगर शक हो पर हाथों से या फिर नेक्ड आई से पता ना चले तो आप स्टेथोस्कोप के साथ चेक करते हैं। स्टेथोस्कोप लगा लगा के चेक करते हैं। इफ देयर इज, याद रखना, इफ देयर इज हिसिंग साउंड, इफ देर इज हिसिंग साउंड, अगर वहां पर हवा के अंदर जाने की आवाज आ रही है, स्टेथोस्कोप लगा के हमने सुना, तो इट मींस सील क्या हो चुकी है जी, वो ओपन अप हो चुकी है, हवा अंदर जा रही है। तो क्या स्टेथोस्कोप का यूज करते हैं इंश्योर करने के लिए कि देर इज अ गुड सील? आंसर इज यस। अगर आवाज, कौन सी आवाज आएगी? मतलब हवा अंदर जा रही है, हिसिंग साउंड, रिमेंबर दैट वर्ड। ऑप्शन नंबर 2, शेव द हेयर ऑन द स्किन अराउंड द वुंड। Obviously, if there are tiny hairs, तो टेप बहुत अच्छे से लगेगी नहीं, वो उठ जाएगी। तो साइड वाले एरिया को शेव करना है टू एंश्योर गुड सील्स। यस, इफ यू नो द क्या कहते हैं बेसिक प्रिंसिपल, इफ यू नो द टॉपिक, तो क्वेश्चन को फिर आप अपनी इमेजिनेशन के साथ ठीक कर सकते हो एटलीस्ट 80% ऑफ द टाइम। दैट इज वाई किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले आपको बेसिक प्रिंसिपल पता होने चाहिए, रट्टे नहीं मारने, क्योंकि शायद हमें एग्जाम में ये क्वेश्चन आए, पर अगर हमें टॉपिक पता है, जैसा मर्जी क्वेश्चन आ जाए हम सोल्व कर लेंगे। नंबर 3, मेक श्योर द पेरी वुंड स्किन सरफेस एरिया इज ड्राई। ओब्वियसली अगर हम क्या करते हैं, मान लो ये जख्म है, तो पहले आप क्या करते हैं जी, बहुत अच्छे से उसको नॉर्मल सलाइन के साथ एरिया को क्लीन करते हैं।
पर अगर आप गीली एरिया के ऊपर ही टेप लगा दोगे तो क्या हो जाएगा, वो उठ जाएगी। तो मेक श्योर करना होता है दैट शुड बी प्रॉपरली ड्राई। तो पेरी वुंड स्किन सरफेस, वुंड के चारों तरफ वाला जो सरफेस है वो ड्राई होना चाहिए, तब टेप लगाएंगे, तब बात बनेगी। यस। नंबर 4, अवॉइड रिंकल व्हेन अप्लाइंग टू ट्रांसपेरेंट फर्म। जो मैंने टेप बोली ट्रांसपेरेंट फर्म, अगर वहां पर रिंकल्स हैं तो वहां पर हवा अंदर चली जाएगी। वी नीड टू मेक श्योर 100% वैक्यूम देयर, सील बहुत टाइट होनी चाहिए। तो यस, रिंकल्स भी नहीं होने चाहिए, अगर रिंकल्स होंगे तो वहां से हवा अंदर चली जाएगी। 4 ऑप्शन हो गया, हमें 5 ढूंढने जी। फिल अनइवन स्किन सरफेस विद द स्किन बैरियर प्रोडक्ट, मुझे नहीं पता आंसर है कि नहीं है, पर मैं 8 के 8 पढ़ना चाहता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं आखिरी आंसर कौन सा है। फ्रेम द पेरी वुंड एरिया विद हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। ओके, वेरी गुड ऑप्शन। फ्रेम द पेरी वुंड एरिया विद हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग, वो कह रहे हैं जी ये वुंड है, वुंड के चारों तरफ क्या कर दो जी, क्या कहते हैं, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग कर दो। लेट मी टेल यू, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग अपने आप में एक स्पेशल तरह की ड्रेसिंग है जो कि क्या कहते हैं जी, ड्रेनेज को क्या कहते हैं सोखने के लिए बनी होती है। वेन एवर देर इज एक्सेसिव ड्रेनेज, तो उसको सोखने के लिए कौन सी ड्रेसिंग होती है, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग। पर वेन एवर देर इज नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी, उस एरिया को सील करने के लिए कोलोइड ड्रेसिंग का यूज नहीं होता। हमें क्वेश्चन कहां से है जी, हमें तो है विच मेजरमेंट मेक श्योर गुड सील। तो हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग अपने आप में एक ड्रेसिंग है जो कि क्या कहते हैं ड्रेनिंग वुंड में यूज की जाती है, पर हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग इज नॉट यूज इन नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी टू मेक श्योर सील, सील के पर्पस के लिए यूज नहीं की जाती। तो क्वेश्चन है फ्रेम द पेरी वुंड एरिया विद हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग, नो, हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग थोड़ी सील के लिए यूज की जाती है। सील के लिए यूज की जाती है ट्रांसपेरेंट टेप, बड़ी स्ट्रॉन्ग टेप होती है, नॉट हाइड्रोकोलोइड ड्रेसिंग, गलत बात। नंबर 7, कट द ट्रांसपेरेंट फिल्म टू एक्सटेंड ½ इंच बियॉन्ड द वुंड पैरामीटर। मैंने इसी तरह का क्वेश्चन कई बार एग्जाम में आते देखा है, बड़ा इंपॉर्टेंट ऑप्शन है। वो कह रहा है कट द ट्रांसपेरेंट ड्रेसिंग टू एक्सटेंड ½ इंच बियॉन्ड। फॉर एग्जाम्पल, मान लो ये जख्म है, वो कह रहा है बिल्कुल पास पास ½ इंच बियॉन्ड, बस माड़ा माड़ा सा। नो, मेक श्योर करना हमें मिनिमम टू मिनिमम 1.5 to 2 इंच बियॉन्ड चाहिए होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये जख्म है तो कम से कम 1.5 to 2 इंच का गैप होना चाहिए। अगर आप बिल्कुल जख्म के पास उस टेप को कर दोगे तो उतरने के चांसेस ज्यादा है। तो अगर जख्म इतना है तो हम थोड़ी बड़ी सी ड्रेसिंग करते हैं ताकि हमारे पास एजेस हमारे बड़े सिक्योर हो, ना कि बड़े जख्म के पास बिल्कुल पास पास से वो कर देते हैं। तो उसने हमें बोला कट द ट्रांसपेरेंट फिल्म टू एक्सटेंड जस्ट ½ इंच बियॉन्ड द वुंड पैरामीटर्स। नो, इट शुड बी एटलीस्ट 1.5 to 2 इंच बियॉन्ड द वुंड पैरामीटर्स। तो ये भी गलत है जी। आखिरी, यूज एज मैनी एडिशनल ड्रेसिंग लेयर्स as needed to identify air leak. Use as many additional dressing layer as needed to identify air leaks. No, हम बेसिक सिर्फ एक ही लेयर बनाते हैं, मल्टीपल लेयर्स नहीं बनाते। जितनी ज्यादा लेयर्स बनाएंगे उतनी ज्यादा लीकेज होने के चांसेस होते हैं। तो वी मेक श्योर वन फर्म लेयर, क्या कहते हैं, अराउंड द वुंड, नॉट एज मैनी एज एडिशनल लेयर्स। तो ये भी नहीं है जी। तो विच वन इज आंसर? फिल अनइवन स्किन सरफेस विद स्किन बैरियर प्रोडक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर वहां पर 2 जख्म है, मान लो एक ही है, इसके लिए अपन मेन ड्रेसिंग की है, तो इसको भी पहले क्या करना होता है जी, फिल करना होता है, नहीं तो यहां पर वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा। तो अगर अनइवन सरफेस है, स्किन सरफेस है, तो उसको पेस्ट के साथ, स्पेशल वुंड को फिल करने के लिए पेस्ट आती है, तो पेस्ट के साथ पहले हम उसको फिल करते हैं, देन आप क्या करते हैं जी, नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के लिए ड्रेसिंग करते हैं। तो नंबर 1, 2, 3, 4, 5 आर आंसर, 6, 7, 8 आर नॉट आंसर। होप सो मैंने आपको नेगेटिव प्रेशर वुंड थेरेपी के बारे में समझा दिया होगा। अब अगर आपको समझ आया है तो आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है एंड मुझे कमेंट बॉक्स में बताना है। अगर आपको मेरे लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज उनको पूरा देखना है और कमेंट बॉक्स में आंसर बताना है एंड उनको शेयर करना है फॉर विद दोज पीपल जो अभी राइट नाउ एनक्लेक्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं। मैं आपके लिए ऐसे लेक्चर लाता रहूं।